चलो टुडे विल स्टार्ट अबाउट दी ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा जो अर्थ है उसमें उसके चार पार्ट हैं। जैसे ऑल्टीट्यूड में अगर हम हाइट में जाके देखें प्रॉपरली, म्यूट कर लो बेटा कीर्ति, आप अपने आप को म्यूट कर लो। फिर अगर हम उसको देखें एक तरह से, तो हमारे जो अर्थ के है ना चार पार्ट होते हैं। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है हमारे पास मीजोस्फेयर, फिर होता है हमारे पास थर्मोस्फेयर। सबसे ऊपर क्या होता है? थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो जो ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 99.9% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इन्हीं दो लेयर से बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो 0.1% है वो गैसेस वगैरह इन सबसे बना हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है, उस स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर, जो कि 23 to 25 किलोमीटर थिक होती है इक्वेटर वाले रीजन पे। ठीक है, मतलब जो मेन जहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ सन की डायरेक्ट रेस गिरती हैं, वो वाला रीजन 23-25 किलोमीटर का थिक होता है ओजोन लेयर का। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर को हम मेनली ओजोन स्फेयर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो थिकनेस है ओजोन की, वो हम कैसे मेजर करते हैं? द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप। मतलब ग्राउंड से ऊपर जाते हुए, जैसे ऐसे ऑल्टीट्यूड है ना, ये हमारा ऑल्टीट्यूड है, इसमें हम ऊपर की तरफ जाते हुए जब हम इसको मेजर करेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसकी कौन सी यूनिट रहेंगी? डोबोसन यूनिट्स। डोबोसन यूनिट्स में हम इसको मेजर करेंगे। डोबोसन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और ओजोन लेयर की खासियत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ओजोन लेयर पे जब यूवी रेज गिरती हैं तो वो क्या हो जाती है? वो ओजोन लेयर से O2 और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। पर वो मीन टाइम अगर उसके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो ये बहुत जल्दी आपस में जुड़ के और दोबारा से जैसे यहाँ पर ओजोन बना देती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो ओजोन का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो वो डिग्रेड होती रहती है और वो फॉर्म्ड होती रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ओजोन है उसका कोई डिप्लीशन नहीं होता अगर उसमें कोई बाहर से कोई एक्टिविटी एंटर ना करे। ठीक है, तो जो ओजोन है वो हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। किस लिए? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, जो कि हाईली इंजूरियस है हमारे डीएनए के लिए, प्रोटीन्स के लिए। क्योंकि यूवी रेज से अगर स्किन के ऊपर, जैसे बोलते हैं स्किन डैमेज हो जाती है, वो एक्चुअली जो स्किन जो डैमेज होती है वो डीएनए डैमेज की वजह से ही स्किन डैमेज होती है या स्किन कैंसर होता है। कि जो डीएनए होता है, इतना मतलब हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, या उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है यूवी रेज की वजह से। और वो डायरेक्टली यूवी रेज सबसे पहले हमारे स्किन पे ही पड़ेंगी। तो जो जो डीएनए है वो डिस्टर्ब होने से तो स्किन क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। क्योंकि अगर डीएनए डैमेज हो गया तो डीएनए क्या बनाता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं? डिस्रप्शन करते हैं। तो इसीलिए जो हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल, तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन एक और चीज है, ओजोन होल। ओजोन होल होल क्या होता है एक्चुअली? जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ओजोन की लेयर है। ठीक है, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, और ये पूरा का पूरा ये बीच में एक ओजोन है 23 to 35 किलोमीटर की। ठीक है, और उसी के साथ है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये इसका पार्ट ही है, पर इसको अलग से दिखाया हुआ है कि इतनी थिक है। इसमें क्या है, अब ये देखो, ये थोड़ी सी यहाँ से हटी हुई है, यहाँ पे नहीं है, ओजोन लेयर नहीं है। जब यहाँ से ये रेज आ रही हैं सन की, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है जहाँ पर ओजोन लेयर थिक है। अब जहाँ पे होल हो गया है तो वहां पे तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं पा रही, डायरेक्टली हमारे क्या क्या करती हैं, उसमें एंटर करती है। कौन सी? हार्मफुल यूवी रेज। वो कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट
बी, बी फॉर बायोलॉजिकल, ए बी सी होती है ना, तो बी वाली जो होती है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओजोन का डिप्लीशन और ओजोन का ओजोन होल। इस होल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल। अब हम ये देखते हैं कि ये ओजोन होल होता कैसे है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको कॉज कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हाई क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस निकल रही हैं व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, वो कैसे मतलब एयर पोल्यूशन भी कॉज कर रही हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज कर रही हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, ओजोन डिप्लीशन कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखते हैं। ठीक है, ओजोन गैस इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन गैस जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड है जो ओजोन गैस है वो कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एंड आल्सो डिग्रेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, वो यूवी रे से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनता है और फिर वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी डिग्रेड हो जाता है और दोबारा से वो ओजोन लेयर बना देता है, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा था। ठीक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों चीजें बनती रहती हैं और डिग्रेड होती रहती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या कर दिया, इस इनके बैलेंस को खराब कर दिया। अब कैसे खराब करा ये देखते हैं। जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं तो वो क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरो Cl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है। ठीक है, अब जो CfCl2 है वो भी फिर यूवी रेज गिरेंगी तो वो CfCl और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये फ्री रेडिकल ओजोन के साथ मिलेंगे और क्लोरीन ऑक्साइड बना देंगे और ऑक्सीजन बना देंगे। मतलब कहने का ये है कि ओजोन को दोबारा बनने के लिए क्या चाहिए, ओजोन को दोबारा बनने के लिए एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल चाहिए। जब हमारा क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है ये किसके साथ जाके कंबाइन हो गया, क्लोरीन के साथ जाके कंबाइन हो गया। इसका मतलब जो ओजोन है वो डिग्रेड तो उतनी ही स्पीड से होती जा रही है लेकिन वो वापस नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो अब अवेलेबल नहीं है, और जो क्लोरीन भी फ्री रेडिकल जो होता है वो भी कंसिस्टेंटली उस ओजोन वाली लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कहाँ से निकलता है हमने बहुत बारी पढ़ लिया। जैसे रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, जो कूलेंट रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कूलिंग वगैरह का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और जैसे ही फिर ये ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचता है और वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर फिर वही ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, कैसे, ना बनने की वजह से, मतलब उसको दोबारा से रिवर्सिबल प्रोसेस को रोक देता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये सारी जो ये रिएक्शन है, ये सारी मतलब जो भी कहानी है कि भाई कैसे ये प्रोसेस है ओजोन लेयर का डिप्लीशन का, वो ये रिएक्शंस अच्छे से बता रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ ओजोन होल। अफेक्ट ऑफ ओजोन होल क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। जो आपकी आइज का कॉर्निया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर देती है, मतलब टिश्यू को डैमेज कर देगी। डैमेज करने से क्या होगा, उसको हम बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट, मतलब मोतिया टाइप हो जाता है। ठीक है, और सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज कॉर्निया। अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और ये क्या करते हैं, स्किन की एजिंग, मतलब जो ज़्यादा टाइम के लिए, अगर ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी सन में निकलेंगे और अभी डैमेज हो जाएगा, ये मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ज़्यादा टाइम तक, जब रेज बहुत ज़्यादा हाई होती है।
ठीक है, जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब दोपहर के टाइम पे या समर टाइम पे, उस टाइम पर क्या होता है, स्किन डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और एजिंग का मतलब क्या हो गया कि जो स्किन के सेल हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस क्या होता जा रहा है, डिटियोरेट होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, जिससे कि वो रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं या फिर अच्छे से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनका क्या हो रहा है, फिर एजिंग हो रहा है, मतलब वो बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन पे, इस तरह की स्किन हो जाती है। और स्किन सेल डैमेज हो जाते हैं, और बहुत टाइप के जो स्किन कैंसर्स हैं उन वो भी इसकी वजह से किसकी वजह से कॉज होते हैं, यूवी रेडिएशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज और इम्यून सिस्टम जो है उसको भी फर्क पड़ता है अगर यूवी रेज बहुत ज़्यादा हाई होंगी। ठीक है, बहुत सारा लैंड एनिमल्स हैं वो ब्लाइंड होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मोर्टेलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है यंग वंस की मेनली, क्योंकि वो इतने अच्छे से अडप्ट नहीं हो पाते और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तक उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं अगर ज़्यादा उन पे यूवी रेडिएशन पे रहें। और मेनली जो इक्वेटर वाले रीजन है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद आता है ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन्स हैं ये इतना हाई एनर्जी का होता है जो यूवी रेडिएशन है, तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गए तो जैसे कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, आपने जैसे उसमें भी पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, और जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें जैसे ग्लूकोज सिंथेसिस, और ये सारे क्या है, मतलब प्रोटीन फैट सिंथेसिस, तो ये सब क्या है, एक्चुअली एक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। तो और ये कैसे होते हैं, मतलब कि भाई एक ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, ग्लाइकोजन किसकी प्रेजेंस में बनता है, एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये एंजाइम क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना। एक वर्ड आपने पिछले साल पढ़ा होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम है वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो गए यूवी रेडिएशन से, तो हमारे जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं सारा, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के अगर स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। मतलब म्यूटेशन का मतलब कि अगर जैसे कि ए आना है, जहाँ पर क्या होता है कोड AGCT। और मेनली जो यूवी रेडिएशन है, जब हम अपना सेकेंड यूनिट करेंगे ना, उसमें और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का जो डैमेज है वो म्यूटेशन कैसे कॉज करता है। कि अगर दो थायमिडीन, दो टी एक साथ हैं तो उनके साथ ये एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है, एक बॉन्ड बना देगा यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। अगर बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक बॉन्ड दूसरे उसमें बना हुआ है, जैसे दो स्टैंड होते हैं ना, अब ये जो बॉन्ड है ये नहीं बन पाएगा, तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी, अलग से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और डीएनए जो है वो क्या होगा, अच्छे से रेप्लिकेट भी नहीं हो पाएगा। मतलब जो रेप्लिकेशन क्या होता है, सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। और जब डीएनए से आरएनए बनता है वो भी नहीं बन पाएगा, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस को भी डिक्रीज करता है यूवी रेडिएशन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट की, वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि वाटर जो प्लांट हैं उनकी 6 से 22% जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब जो लैंड प्लांट हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 10 to 25% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इट इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक तरह से, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो जो प्लांट्स हैं उनका जो CO2 फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अगर CO2 फिक्सेशन कम हो गई तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 हो जाएगी, और ज़्यादा CO2 हो जाने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम यूज होगी तो कहाँ रहेगी वो, एटमॉस्फेयर में।
और एटमॉस्फेयर में रहेगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो और ये फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है। अगर प्रोडक्टिविटी या जो और अगर डिजीज एनिमल्स हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी कौन डिस्टर्ब करेगा, यूवी रेडिएशन उनकी फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इनसे मतलब बचने के लिए हमारा एक टॉपिक रह गया, ओजोन होल। ओजोन होल वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, पर जो ये ओजोन का जो डिप्लीशन है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, तो ये एक मार्किंग कर देता है वहाँ पर पर्टिकुलर, और उस मार्किंग को मेनली अंटार्कटिका पे देखा गया था। और उस मार्किंग को हम क्या बोलते हैं, उस छेद को या उस होल को हम क्या बोलते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जो होल हुआ है उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो ओजोन लेयर में जो होल है उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल, और मेनली थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। अब है कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके कुछ ऐसे प्रोटोकॉल या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिससे कि ओजोन के लिए ओजोन डिप्लीशन कम हो सके। तो एक प्रोटोकॉल है मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल मेनली ओजोन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, इट्स रिकॉग्नाइज, जैसे कि रिकॉग्नाइज किया भाई इंटरनेशनल जो ट्रीटी हैं, जो भी एनवायरनमेंट को कंसर्न में रखते हुए जो भी एसोसिएशन बनाई हुई हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ओजोन का तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट बढ़ता जा रहा है और डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, कि सब कंट्रीज जो हैं वो ये फॉलो करेंगी। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हैं वो सब ये फॉलो करेंगी। तो ये कनाडा में सबसे पहले बनाया गया इन 1987, और अफेक्ट में ये 1989 में आया। अफेक्टिव मतलब इसको लागू किया गया। ठीक है, तो सबने क्या बोला, सबको क्या बोला गया कि जो आप बना रहे हैं, मतलब 1986 में आप जो क्लोरोफ्लोरो प्रोडक्शन आपकी इंडस्ट्रीज का था, अब उससे वो हाफ हो जाना चाहिए। आपको इस टाइप की टेक्नोलॉजी अब इंडस्ट्रीज में डालनी होगी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो रिलीज है वो हाफ हो जाए। ठीक है, अब हमने कल ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, तो उसके लिए भी कयोटो प्रोटोकॉल लाया गया। वो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कयोटो में की गई थी। वो कहाँ पे है, जापान में है। तो वो भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको 5% कम कर दिया जाए। ठीक है, बिलो 1990 लेवल बाय 2। उनका मतलब टारगेट था कि 2008 से 2012 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको कम कर दिया जाए, मतलब रिलीज होना उनका कम कर दिया जाए। फिर एक अर्थ समिट बना। अर्थ समिट ब्राज़ील में सबसे पहले अर्थ समिट मतलब किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज भी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। तो अर्थ समिट में सभी कंट्रीज जो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ने जो भी रिकमेंडेशन बनाई थी, मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, उनको फॉलो करने के लिए बोला गया 1992 में। और कि भाई आप कम से कम जो है ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशन को कम कर दो। तो इस तरह की प्लेजेस वगैरह ली गई हैं कंट्रीज ने, ताकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सबसे ज़्यादा तो व्हीकल और इंडस्ट्री वेस्ट, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सबसे ज़्यादा रिलीज करती हैं। ठीक है, तो और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सभी कंट्रीज ने, क्योंकि सभी कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है या जो भी इकनॉमी है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज पे बेस होती है, कि मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्रीज में उतनी ज़्यादा जो कंट्री है वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, मतलब पैसे आएंगे। तो उसी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज तो बस मेरे को ये ओजोन का ही पढ़ाना था, ओजोन डिप्लीशन। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया किसी को तो बता दो।